नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का फिर से एक बार एक्सेल क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो स्टडी विद चंदन को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके क्लास से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। कक्षा 8 के 12वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के, जो कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता है। इनसे पहले भी मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ इसमें, और मैंने उनमें बताया था आपको कि पौधा और पेड़ में क्या अंतर होता है। फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार। पौधा हम लोग किनको बोलते हैं? जो छोटे होते हैं उनको पौधा बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेड़ कहलाते हैं। वहीं पर यदि हम लोग तना की बात करें तो पौधा का तना क्या होता है? मुलायम होता है, जबकि पेड़ का पौधा कठोर होता है। ठीक है, ये तो अंतर था पौधे और पेड़ का। अब दूसरा जो शब्द है जंतुओं, तो जंतु हम लोग किससे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जंतु किसको बोलते हैं? जिनका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ हो वो क्या कहलाता है? जंतु कहलाता है। जिस भी प्राणी का जन्म हुआ है वो जंतु कहलाएगा। और अंतिम शब्द संरक्षण। संरक्षण भी मैंने आपको बताया था कि संरक्षण किनको बोलेंगे? जब मानव जाति के साथ साथ दूसरे पेड़ पौधे या फिर पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा ही होता है, पादप प्लस जानवर एक साथ रहे तो वो क्या कहला जाएगा? संरक्षण कहला जाएगा। मतलब कि मानव जाति भी है और दूसरे जानवर भी हैं और दोनों मिलकर चल रहे हैं, और मानव जो है दूसरे जानवर को हानि जब नहीं पहुंचा रहे हैं, इनकी भी संख्या में, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और दूसरी ओर जानवर की भी जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और किसी प्रकार का हानि नहीं हो रहा है जानवर को भी, चाहे वातावरण के परिवर्तन से या फिर पर्यावरण के परिवर्तन से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जानवर का हम लोग क्या कर रहे हैं? संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहला जाएगा? संरक्षण कहला जाएगा। ठीक है, और ये सब मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके बाद देखिए जैव। जैव को मैंने बताया था, जैव क्या है? आपका सजीव है। सजीव, सजीव हम लोग किनको बोलते हैं? जिनमें जान होता है, जो वृद्धि करता है, जो विकास करता है, वो क्या कहलाएगा? सजीव। सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे और दूसरा कौन मिल जाएंगे आपको? पेड़ पौधा मिल जाएंगे। क्योंकि पेड़ पौधा भी क्या करता है? विकास करता है। देखते होंगे, यदि आप बचपन में देखा होगा कि पेड़ क्या था? छोटा था, तो जब आप जैसे जैसे बड़ा हुआ वो पेड़ भी आपके साथ क्या होता चला जाता है? बड़ा होता चला जाता है। मतलब पेड़ पौधा जो है वो भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, तो इसलिए वो भी क्या है? सजीव है। जानवर जो है वो भी क्या है? सजीव है। तो ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका था, तो इसमें बहुत सा कुछ पढ़ा चुका हूँ, इस पर 2 वीडियो आ चुका है। जहाँ तक मैं बताया हूँ उससे आज हम लोग आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अभ्यारण्य के बारे में बताया था, राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताया था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया था, और विलुप्त पौधे क्या है उनके बारे में बताया था, और विलुप्त जंतु क्या है उनके बारे में बताया था। विलुप्त प्राय जंतु मतलब कि वैसे जंतु जो अभी क्या होने वाले हैं, अभी तो हमारे आसपास है लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था, विलुप्त प्राय जंतु के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग उनसे आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको डोडो की, मॉरिशस के डोडो के बारे में बताया था, वो भी क्या है? विलुप्त प्राय जानवर है। मतलब वो भी धीरे धीरे, अभी तो उनका अस्तित्व है लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सॉरी, विलुप्त प्राणी में मैंने बताया था डोडो, मॉरिशस का डोडो। तो आज हम लोग मॉरिशस का डोडो का कहानी सुन लेते हैं। पहले डोडो की कहानी क्या है? डोडो की कहानी यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ कि डोडो क्या है, तो आप क्या बताएंगे? डोडो जो था मॉरिशस द्वीप में पाए जाने वाला न उड़ सकने वाला क्या था? ये पक्षी था। मॉरिशस द्वीप, मॉरिशस द्वीप में पाए जाने वाला, पाए जाने वाला न उड़ सकने वाला, न उड़ सकने वाला पक्षी था।
अब देखिए ये पक्षी भी है, पहला क्या है, ये पक्षी है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये उड़ भी नहीं सकता। अब देखिए जब कोई पक्षी है और वो उड़ नहीं सकेगा तो मतलब वो मानव का क्या हो गया, आसान शिकार हो गया। क्योंकि मानव जो है, जो मानव जाति है वो आसानी से क्या करते हैं, पक्षी को मारकर खा जाते हैं। तो यहाँ पर डोडो जो है ये उड़ ही नहीं पाएगा, तो जो भी मानव इसको पकड़ना चाहेगा तो आराम से क्या कर सकता है, पकड़ लेता है। हम लोग अपने घर के आसपास देख सकते हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी खूब खाता है, आदमी खाता है ना, क्योंकि मुर्गा को पकड़ना क्या है, आसान है। भाग कर जाएगा तो जाएगा कहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा एक छप्पर से दूसरे छप्पर पर जाएगा, लेकिन वहाँ भी मुर्गा क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो पकड़ा जाएगा तो बेचारा क्या होगा, बलि चढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा आदमी क्या खाता है, चिकन खाता है। तो चिकन खाने का भी मेन कारण यही है, क्योंकि मुर्गा आसानी से क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है और उनका मांस जो है क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार डोडो का भी मांस क्या था, स्वादिष्ट था। ये उड़ ही नहीं सकता, तो जब भाई उड़ ही नहीं पाएगा तो मारा तो जाएगा, क्योंकि पक्षी है तो उड़ पाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। तो यहाँ भी क्या हुआ कि आदमी इसको क्या करता था, शिकार करता था, इनका आराम से मांस खाता था। मांस भी क्या था, स्वादिष्ट था, जिनके कारण मारते मारते इसको खत्म ही कर दिया। अभी देखिए आप, कौवा कोई खाता है क्या, क्योंकि कौवा उड़ता रहता है, कौवा को कोई पकड़ नहीं सकता, तो जब पकड़ेगा ही नहीं तो खाएगा कौन। ठीक है, यदि कौवा भी आसानी से पकड़ा जाए तो मानव क्या करेगा, कौवा को भी मार मार कर खाएगा। एक मूवी आया था जिसमें कि कौवा बिरयानी खिलाया गया था, ठीक है ना। तो उसी फिल्म के तौर पे तो कौवा पकड़ा नहीं जाता। यदि आप कौवा को पकड़ने के लिए भी जाएंगे तो दिन भर में क्या कौवा पकड़ पाएंगे, 2 को 3 को 4 को, जिसके कारण आपका समय बर्बाद होगा। वहीं पे यदि आप मुर्गा पकड़ने जाते हैं या फिर डोडो जाते हैं पकड़ने के लिए, तो दिन भर में कितना पकड़ लेंगे, जितने भी आसपास में रहेंगे सारा का सारा मुर्गा मुर्गी को पकड़ लेंगे। साथ ही डोडो यदि रहा तो डोडो को भी पकड़ लेंगे, क्योंकि ये उड़कर भाग नहीं सकता। तो इनकी कहानी यही है कि भाई उड़ नहीं पाएगा और कहाँ पे पाया जाएगा, मॉरिशस द्वीप में पाया जाएगा, जिनके कारण ये मारा जाएगा। और इनका मांस लिख लीजिए, मांस क्या होता है, मांस स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है। और जो भी चीज स्वादिष्ट होता है वो इंसान का पहला शिकार होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विलुप्त जंतु में दूसरा बाघ। बाघ की कहानी देखते हैं। बाघ तो खतरनाक है, फिर भी आदमी इसको क्या कर देता है, मार देता है। क्यों मारता है, तो सबसे पहले देखिए बाघ का क्या होता है, जो चमड़ा होता है वो देखने में क्या लगता है, जो ऊपर वाला खाल होता है वो देखने में बहुत ही अति सुंदर होता है। और साथ ही साथ जो उनके नाखून हो गए, दांत हो गए, वो किस में काम आते हैं, औषधियाँ बनाने में काम आते हैं, मतलब दवाई बनाने में काम आते हैं। तो अब देखिए डॉक्टर के लिए बाघ क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। और जो आदमी शौकीन है, अपने घर को सजाने का शौक रखता है, वो बाघ का क्या लेना चाहेगा, चमड़ा लेना चाहेगा, कि वो लगाएगा घर में। और कोई आदमी आएगा, कोई मेहमान उनके यहाँ आएगा तो बताएगा कि देखो मैं बाघ को मारकर लाया। ठीक है, तो अब आदमी शौक के लिए और जो डॉक्टर लोग हैं वो दवाई के लिए क्या करेंगे, बाघ को, डॉक्टर नहीं निकलेंगे, डॉक्टर किसको भेजेंगे, शिकारी को भेजेंगे। और शिकारी क्या करेगा, बाघ को मार कर लाएगा। और बाघ को मारकर उनके दांत नाखून ये सब नोच नाच के किनको दे देंगे, जो मेडिसिन के फील्ड में उनको देंगे। और उनसे क्या तैयार किया जाएगा, दवाई। और वहीं पे जो शौकीन व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, उस बाघ के खाल को गुस्सा भर के अपने घर में टांग के रखेंगे, या फिर कहीं और उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर जैकेट तैकेट बनाने में भी बाघ का खाल का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस कारण से बाघ को शिकारी क्या करेंगे, मारेंगे। या फिर दूसरा हो सकता है, बाघ क्या है, खतरनाक जानवर है और आदमी को खतरनाक चीज मारना क्या रहता है, पसंद रहता है, ताकि अपना हौसला अफजाई करे या फिर 10 आदमी के सामने में बता सके कि मैंने किसको मारा है, बाघ को मारा है। तो अब देखिए सरकार जो है इसकी रक्षा के लिए, बाघ की रक्षा के लिए क्या किया, बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। यदि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया है तो सरकार क्या करेगी, बाघ पर ध्यान रखेगी। और यदि कोई इसे मारा तो मतलब सरकारी कानून के तहत इन्हें क्या हो जाएगी, जेल की सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो लिखिए इसकी सुरक्षा के लिए, बाघ की सुरक्षा के लिए, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके सुरक्षा के लिए बाघ को इसकी सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय
पशु राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। और बाघ परियोजना लागू की गई है, किया गया है। और बाघ परियोजना लागू किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है। अब देखिए शिकारी इनका क्या करते हैं, खाल, नाखून, दांत आदि का प्रयोग। शिकारी बाघ का नाखून, दांत, खाल, हड्डी आदि का हड्डी आदि का व्यापार करते हैं। ठीक है। सॉरी, शिकारी बाघ का शिकारी बाघ का नाखून, दांत, खाल, हड्डी आदि का प्रयोग व्यापार में करते हैं। का प्रयोग व्यापार में करते हैं। शिकारी बाघ का नाखून, दांत, खाल और हड्डी आदि का प्रयोग व्यापार में करते हैं। ठीक है। और देखिए सर 1900 आगे लिखिएगा ऊपर, डोडो की कहानी के बाद बाघों के संरक्षण के लिए सन 1972 के लिए सन 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर, सन 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। ओके। सरकार जो है टाइगर को बचाने के लिए या फिर बाघ को बचाने के लिए, हम लोग इंग्लिश में बाघ को क्या बोलते हैं, टाइगर बोलते हैं। ठीक है। तो बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना का शुरुआत किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाघों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। क्योंकि देखिए देश में लगभग 40,000 बाघ थे, लेकिन सन 2011 में बाघों की संख्या कितने बच गए, 1700, मात्र 6 बच गए। ठीक है। 1706, जहाँ पे 40,000 बाघ था वहाँ पर कितना हो गया, 1706। तो मतलब बाघ क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। टाइगर को बचाने के लिए
बाघ को बचाने के लिए सरकार ने एक योजना लेकर आई, प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि जितने भी बचे हुए बाघ हैं उनको क्या किया जाए, मानव के चंगुल से बचाया जाए, या फिर जो शिकारी हैं उनसे बचाया जाए और उनकी संख्या में क्या होता रहे, बढ़ोतरी होता रहे। अब देखिए अगला जो है, अगला हम लोग कहानी देखेंगे सॉस का, जिसको हम लोग डॉल्फिन भी कहते हैं। अगला कहानी हम लोग देखेंगे सॉन्स, जिसको हम लोग डॉल्फिन भी कहते हैं। डॉल्फिन सुनो होंगे, डॉल्फिन ये जो है आपको गंगा नदी में देखने को मिलेगा। गंगा नदी कहाँ, बिहार में बहती है, ओके, पटना में, जो नदी पटना में बहती है गंगा, वहाँ पर आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डॉल्फिन का भी अस्तित्व क्या है, खतरे में है। क्यों खतरे में है, तो देखिए सबसे पहले यदि डॉल्फिन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, ये एक समुद्री स्तनधारी जीव है। एक समुद्री स्तनधारी जीव है। समुद्री स्तनधारी जीव है। स्तनधारी आप समझ आइए, स्तनधारी किसको बोलते हैं, जो अपने बच्चों को क्या कर सके, दूध पिला सके। तो डॉल्फिन जो है अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, स्तनधारी जीव कहलाएगा। जैसे मानव जो है अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं ना, जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है। ठीक उसी प्रकार सॉस डॉल्फिन जो है अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो वो भी अपने बच्चों को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। तो अपने स्तन से दूध पिलाती है, तो इसलिए बोलेंगे सॉस डॉल्फिन जो है ये क्या है, समुद्री स्तनधारी जीव है, ठीक है। और यह वेल के निकट संबंधी है। और जैसा वेल मछली के बारे में सुने होंगे, तो वेल मछली से मिलता जुलता है, जबकि वेल क्या है, खतरनाक जानवर है, और वहीं पे डॉल्फिन जो है ये क्या है, प्रिय जानवर है। प्रिय जानवर इसलिए इसको बोलेंगे क्योंकि डॉल्फिन जो है मानव को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन वहीं पे वेल आ जाएगा तो वेल क्या करता है, मानव पर भी हमला कर देता है। डॉल्फिन लेकिन मानव पर हमला नहीं करता है। और इनकी प्रजातियां जो है लगभग कितनी है, 40 प्रजातियां हैं। इनकी कुल 40 प्रजातियां हैं। प्रजातियां मतलब इनकी जैसे अलग अलग प्रजाति के हैं, ठीक है, प्रजातियां। इनकी कुल 40 प्रजातियां हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, 1.2 मीटर। इनकी लंबाई 1.2 मीटर, लगभग 4 फुट, लगभग 4 फीट से लेकर 9.5 मीटर, 9.5 मीटर, लगभग 30 फीट, 30 फीट तथा वजन की बात करें तो कितना होता है, 400 किलोग्राम से लेकर 400 किलोग्राम से 10 टन तक हो सकता है। 10 टन तक हो सकता है, ठीक है। तो यदि वजन का बात कर रहा है तो वजन कितना बताया जा रहा है, 400 किलोग्राम से लेकर कहाँ तक होगा, 10 टन तक होगा। अब देखिए आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि टन किसको बोलेंगे, तो एक टन में कितना होता है, 100 केजी होता है। एक टन में कितना होता है, तो आप लिख लीजिएगा नीचे में, एक टन बराबर 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप 400 टन किलोग्राम बोले तो मतलब 4 टन, तो 4 टन से लेकर लगभग कितना, 10 टन तक होगा। तो आप यहाँ पे टन में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, 4 टन से लेकर 10 टन तक क्या होता है, डॉल्फिन सॉस का वजन होता है, ठीक है। और इनकी लंबाई की बात करें तो कितना, 4 फीट से लेकर 30 फीट तक ये लंबे होते हैं। तो अब देखिए यदि पूछा जाएगा ये शाकाहारी होता है या मांसाहारी, तो आप क्या बताएंगे, ये मांसाहारी जानवर है। अब मांसाहारी है तो क्या मानव को मारकर खाता है, नहीं,
ये मांसाहारी जानवर है, लेकिन ये किनको मार कर खाता है? जो छोटे छोटे मछली होते हैं समुद्र में या फिर नदी में, गंगा नदी में, तो उनको क्या करते हैं? ये मार कर खाते हैं। तो क्या बोलेंगे? ये मांसाहारी जानवर है, मांसाहारी हारी जानवर है जो समुद्र के छोटे छोटे मछलियों को खाते हैं। छोटे छोटे मछलियों को खाते हैं। जो छोटे छोटे मछलियों को खाते हैं, ये मांसाहारी जानवर है जो समुद्र के छोटे छोटे मछलियों को खाते हैं। ठीक है, तो ये डॉल्फिन के बारे में है। और देखिए डॉल्फिन के बारे में बोला जाता है कि ये क्या है? एक बुद्धिमान जानवर है। ठीक है, बुद्धिमान जीवों में से एक है, और इनका व्यवहार जो है हमेशा क्या होता है? दोस्ताना होता है। यदि आप कभी कभी वीडियो में देखे होंगे, जो बच्चे लोग कभी कभी डॉल्फिन के साथ खेल रहे होते हैं किसी पार्क में, वाटर पार्क में, देख सकते हैं। और इसके बारे में लिख लीजिए, डॉल्फिन जीव डॉल्फिन बुद्धिमान जीवों में से एक है। बुद्धिमान जीवों में से एक है। ठीक है, और इनका व्यवहार जो है दोस्ताना होता है। इनका व्यवहार दोस्ताना होता है। ठीक है, ये डॉल्फिन के बारे में था। और भारत का ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। सॉस डॉल्फिन भारत का ये राष्ट्रीय डॉल्फिन भारत का ये राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, अभी देखिए भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ नमामि गंगे योजना चलाया गया है, और जिसमें कि सरकार ने ये बात रखी है कि हमें क्या करना है? गंगा को स्वच्छ रखना है। और हम लोग मानते हैं यदि गंगा को स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले हमें किनको बचाना पड़ेगा? डॉल्फिन को बचाना पड़ेगा। यदि डॉल्फिन गंगा में ज़्यादा मात्रा में रहेगी तो मतलब गंगा क्या हो जाएगा? खुद ब खुद स्वच्छ हो जाएगी। यदि डॉल्फिन की संख्या कम होगी तो मतलब गंगा भी क्या हो रहा है? स्वच्छ होकर नहीं अस्वच्छ हो रहा है, मतलब गंगा में गंदगी फैल रही है। क्योंकि देखिए जब गंदगी फैलती है तो क्या होता है? जीवों को हानि होता है, या फिर मानव जो है, मानव को भी क्या होता है? हानि होता है। क्या हम लोग गंदे में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यदि हम लोग गंदे में रहते हैं तो क्या होता है? हम लोग को भी बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होने लगते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए जब गंगा नदी का पानी अस्वच्छ होगा, गंदा होगा, तो मतलब जो जानवर उनमें होंगे, तो जानवर कौन से रहते हैं? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन की संख्या भी क्या होगी?
कम होगी। तो हमें गंगा स्वच्छ करना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉल्फिन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और जब हम लोग डॉल्फिन को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गंगा क्या हो जाएगी, खुद स्वच्छ हो जाएगी। ठीक है, आप देखिएगा बड़े जानवर जो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो बड़े जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, जबकि छोटे जानवर हैं वो विलुप्त ही नहीं हो रहे हैं। हम लोग इनको मारने के लिए क्या नहीं करते हैं छोटे जानवरों को, जैसे मान लीजिए मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मारने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल लेकर आते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, ठीक है, गुड नाइट जला लेते हैं रात को, लेकिन फिर भी क्या हो जाती है, मच्छर आ जाती है। क्यों? देखिए जो बड़े जानवर होते हैं उनका शरीर ही क्या होता है, विशाल होता है। जब उनको ठंड लगता है तो उनको छुपने के लिए क्या चाहिए, ठंड के टाइम पे गुफा चाहिए, और या बड़ा गुफा चाहिए या फिर जंगल घना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते जा रहे हैं, प्रोग्रेस के नाम पे जंगल को काटते जा रहे हैं। तो मतलब वो जो बड़ा जानवर है वो कहीं पे छिप नहीं सकता, रह नहीं सकता ठंडे के टाइम पे। जब अपने आप को बचा ही नहीं पाएगा वो ठंड से, तो वो व्यक्ति मरेगा या फिर वो जानवर मरेगा या जिंदा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है वो मर जाएगा। ठीक है, और वहीं पे जो छोटा जानवर होता है वो क्या होता है, ठंडा आया कहीं भी छुप जाएगा। मच्छर ही देखिए, ठंडा आया नहीं, वो आपका कंबल के अंदर या फिर कहीं भी जाके दुबक कर सो जाएगा, और आप उनको खोज रहे हैं मच्छरदानी में, और जब आप सोएंगे तो फिर उसके बाद निकल कर कंबल से क्या करेगा, आप ही को काटेगा। और आप सोचिएगा कि मच्छरदानी में घुसा था, मच्छरदानी में खोज रहे, लेकिन मच्छर कहाँ पर है, कंबल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे मच्छर उड़ रहा है। तो छोटे जो प्राणी हैं वो क्या होता है, कहीं भी चिपक गया तो मतलब वो जल्दी समाप्त नहीं होता है, और वहीं पे जो बड़ा बड़ा जानवर हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो अंतर देखिए क्या है, लिख लीजिए। बड़े जानवर, बड़े जानवरों बड़े जानवरों का विलुप्त होने का, बड़े जानवरों विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा है छोटे जानवरों की अपेक्षा। जानवरों की अपेक्षा। देखिए जो बड़ा जानवर है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, और वहीं पे छोटा जानवर जो है वो जल्दी विलुप्त नहीं होगा। ठीक है, और क्यों है तो देख लीजिए, बड़े जानवर जो है, बड़े जानवरों की, बड़े जानवरों की प्रजनन शक्ति, प्रजनन शक्ति किनको बोलते हैं, बच्चे पैदा करने की शक्ति। ठीक है, प्रजनन शक्ति कम होती है, कम होती है, जबकि छोटे जानवरों की प्रजनन शक्ति, प्रजनन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे देखिए एक तरफ ले लीजिए क्या, बाघ, हाथी, जैसे हाथी बड़ा जानवर, बड़ा जानवर, और दूसरी ओर ले लीजिए कुत्ता, छोटा जानवर। अब ठंड का टाइम आ गया, कुत्ते क्या करेंगे, बच्चे देंगे। ठीक है, आपके घर में घुस घुस कर तो कुत्ता जो है क्या करता है, एक बार में 4-5
जन्म दे देता है बच्चा, जबकि हाथी है एक बार में कितना बच्चे को जन्म देता है, एक बच्चे को जन्म देता है। तो अब बताइए, हाथी का एक बच्चा हुआ साल में और वहीं पे कुत्ता का 5 बच्चा हुआ, तो जनसंख्या किसका बढ़ेगा, कुत्ता का या फिर हाथी का? ऑब्वियस सी बात है कुत्ता का बढ़ेगा। आप कितना भी कुत्ता मारते रहिए, एक बार ठंडा आया 10 कुत्ता आपका गाँव में भेज दिया, अब साल भर में 4 कुत्ता को मारे, 6 कुत्ता वैसे भी बच गया, तो जनसंख्या किसका बढ़ जाएगा, कुत्ता का। और वहीं पर हाथी एक हाथी एक ही जन्म दिया, तो आप उसको कितना मारेगा, एक को मारेगा तो समाप्ति हो उसका क्या कहते हैं, पीढ़ी ही समाप्त हो जाएगा। जब पीढ़ी समाप्त हो गया तो वो विलुप्त होगा या नहीं होगा, तो बहुत जल्दी कौन विलुप्त हो जाएगा, जो बड़ा जानवर है वो ज़्यादा जल्दी विलुप्त होगा, और वहीं पे जो छोटा जानवर है वो बहुत लेट से विलुप्त होगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या मतलब प्रजनन शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब बच्चे पैदा की क्षमता जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो आप उसको मारते रहिए, वो बच्चा पैदा करता रहेगा। एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं मच्छर, हम लोग प्रतिदिन मच्छर को मारते हैं, न जाने कितने मच्छर को मारते हैं जाने अनजाने में, लेकिन फिर भी कम हो रहा है क्या, जब से जन्म लिया है तब से मच्छर को मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज तक मच्छर को नहीं मार सके पूरा मच्छर को। और आप भी अपने जीवन में प्रत्येक दिन मारते ही होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अभी तक आपका जीवन में भी मच्छर समाप्त नहीं हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप एप्पल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और कक्षा 8 या फिर आपका भविष्य सुनहरा हो तो अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।